उनसे मिला तो मैंने बताया कि इंशाल्लाह तुम देखना, मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह क्रैक करके दिखा दूंगा और बताऊंगा कि हाफिज़ भी कर सकता है। मेरी पैदाइश बिहार में हुई, दरभंगा में। वैसे मेरा ददियाल साइड तो गरौल का है, जबकि ननियाल साइड मेरा बरदहा का है। हिफ्ज़ पटना से किया और आलिमियत के लिए मैं सनाबिल यहीं पर है, वहाँ पे मैंने आकर आलिमियत अपनी पूरी की थी। और 11th में मैंने अपनी असली दुनिया देखी कि क्या होता है स्कूल। सबसे बड़ी बात है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है कि मन तलबल उला सहरल लयाली, कि जो बुलंदी को चाहता है तो वो रातों को जागे। फिर मेरी स्कूल की जर्नी सिर्फ 2 साल की पूरी ज़िंदगी में रही और वहाँ जाकर ख़त्म हुई। इसी 2 साल में मैंने अपनी नीट की पूरी तैयारी की। मैंने अपने पूरी जर्नी को इसी बात को प्रूव करने में लगा दिया कि हाफिज़ कर सकता है, एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाला कर सकता है। एक मेरे मोबाइल में गेम्स हैं, अगर आप देखें तो मैं 1 घंटा 2 घंटा गेम्स खेल लेता हूँ, रोज़ खेलता था। मैं नीट के लास्ट डे खेल के गया हूँ। दोस्तों, नीट के रिज़ल्ट आ चुके हैं। जिन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं उनके ज़रिए खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं साले हयात। इन्होंने भी 720 में 685 नंबर हासिल किए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 685 से भी ज़्यादा हासिल किया है नंबर, लेकिन इनके साथ ख़ास बात यह है कि इन्होंने पहली बार स्कूल की शक्ल देखी 9वीं क्लास में। ये हाफिज़ हैं। ये वैसे ही हाफिज़ नहीं है जिन्होंने हिफ्ज़ किया बाद में भूल गए या फिर उन्होंने तरावी नहीं पढ़ाई। इन्होंने इस बार भी तरावी पढ़ाई है। मदरसे बैकग्राउंड से आए, डायरेक्ट 9वीं में दाखिला लिया और आज माशाल्लाह इन्होंने नीट में 685 नंबर हासिल किए हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ है कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी पैदाइश बिहार में हुई, दरभंगा में। वैसे मेरा ददियाल साइड तो गरौल का है, जबकि ननियाल साइड मेरा बरदहा का है। लेकिन मैंने हिफ्ज़ तो पटना से किया, हिफ्ज़ पटना से किया और आलिमियत के लिए मैं सनाबिल यहीं पर है, वहाँ पे मैंने आकर आलिमियत अपनी पूरी की थी। और आलिमियत और हिफ्ज़ के बाद मैंने जामिया एंट्रेंस दिया और उस जामिया एंट्रेंस के थ्रू मैं जामिया में 9th में एंट्री किया। और ये मेरा स्कूल का पहला साल था जहाँ मैं स्कूल में पहली बार एंट्री किया। और स्कूल में दाखिले के बाद से मैं लेकर 9th और 10th तो मेरा ऑनलाइन में गुज़र गया क्योंकि वो कोरोना काल था। और 11th में मैंने अपनी असली दुनिया देखी कि क्या होता है स्कूल। और 12th में जाकर मैंने प्रॉपर वे में अपना पहला बोर्ड दिया था, क्योंकि लोग 2 बार बोर्ड दे देते हैं, कहीं कहीं 6th और 8th में भी क्या होता। लेकिन मैंने 10th का बोर्ड भी वो ऑनलाइन वे में दिया था। लेकिन 12th में जाकर मैंने एक ऑफ़लाइन बोर्ड देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरे 92.2% आए। और यहाँ जाकर मेरी स्कूल की जर्नी सिर्फ 2 साल की पूरी ज़िंदगी में रही और वहाँ जाकर ख़त्म हुई। इसी 2 साल में मैंने अपनी नीट की पूरी तैयारी की। मुझे ये बताइए, आम तौर पे जो लोग मदरसे बैकग्राउंड से होते हैं, आप तो हाफिज़ भी हैं, तो वो लोग आम तौर पे दीनी तालीम की तरफ जाते हैं या फिर मान लीजिए प्रोफेसर ही बने तो इस्लामिक स्टडीज़ में गए। वो आपको ये ख्याल कब आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? जब मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल में था तो मैंने आलिमियत के 4 साल गुजार दिए थे और उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, जिसमें पढ़ाई इधर उधर हो गई पूरी और मदरसे लाइन में ज़्यादा इतने हम एडवांस नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये समझ आने लगा मुझे कि अगर मैं इसी लाइन में रहकर इन्हीं लाइन वालों को देखता रहूँगा तो शायद मैं दुनिया नहीं समझ पाऊँगा। अगर मैं इस लाइन से निकलकर दूसरे लोगों को देखने लगूँ कि वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, तो शायद मैं दुनिया के साथ दीन को भी लेकर चल सकता हूँ। इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले मैं जामिया देकर देखता हूँ, इंशाल्लाह उसमें निकल गया तो मैं आगे चलूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हुआ। फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने फिर नीट के बारे में बताया कि मेडिकल लाइन का होता है। फिर मैंने उसमें भी ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह 12th अटेम्प्ट में मेरे 685 बने। आपने कोचिंग की या नहीं की, एक तो ये बताइए, और दूसरे क्या जो बच्चे आना चाहते हैं, नीट देना चाहते हैं, उनको कोचिंग करना चाहिए, वो ज़रूरी है या बिना कोचिंग के भी ये चीज़ें हो सकती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि 9th और 10th में मेरे मतलब स्कूलिंग लाइन शुरू हुई थी, तो अगर किसी को कोचिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो 9th और 10th में मुझ जैसे बच्चे को पड़ती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9th में भी कोचिंग नहीं की, 10th में भी कोचिंग नहीं की और 96% आए थे मेरे 10th में। और फिर 11th में जब मैं आया तो लोगों ने ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ था कि कोचिंग के बगैर तो होगा ही नहीं।
या फिर कोचिंग बहुत ज़रूरी है, मुझे कोटा जाना पड़ेगा, मुझे बड़े बड़े कोचिंग में 1.5 लाख 2 लाख देने पड़ेंगे तब जाकर हो पाएगा। लेकिन मैंने यहीं लोकल कोचिंग में एक पढ़ाई की और यहीं के कोचिंग में पढ़ने के बाद मैंने देखा कि शायद नीट के लिए बड़े कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेहनत की ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यूट्यूब पर बहुत अच्छे से यूट्यूब पर अगर एक बच्चा पढ़ना चाहे तो उसे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे 1.5 लाख। यूट्यूब पर अगर कोई सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहता है तो बहुत ही जैसे 3,000 4,000 में पूरे साल की नीट की तैयारी हो जाती है। और इससे मैं नहीं कह सकता कि किसी भी बच्चे को एक बहाना मिलेगा कि उसके पास पढ़ने के लिए कोई तरीका, जिसके हाथ में भी मोबाइल है तो वो आराम से पढ़ सकता है और इसको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं। आपको जो 720 में 685 मार्क्स आए हैं, तो कौन सा कॉलेज आप चाहते हैं और कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं आपको? वैसे तो इस बार थोड़ा सा इश्यूज़ हो गए हैं जैसा कि हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी 685 पे अल्हम्दुलिल्लाह जो रैंक बन रही है मेरी, तो उससे दिल्ली में तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। और पहले मैंने सोचा था कि मौलाना आज़ाद ईज़िली मिल जाएगा क्योंकि पिछली बार भी इन मार्क्स पे मिला है, तो मौलाना आज़ाद की मैंने सोच रखी थी और सफदरजंग की। तो अब थोड़ा सा इधर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं मौलाना आज़ाद पे तो अब भी उम्मीद लगाए हुआ हूँ, लेकिन सफदरजंग हुआ या गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के लिए जो UCMS है या फिर राम मनोहर लोहिया, ऐसे कॉलेजेस में दिल्ली के टॉप कॉलेजेस हैं, मैं उनमें ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह उसमें हो जाएगा। आम मुसलमान बच्चे तो मेडिकल की तरफ पहले भी जाते रहे, इंजीनियरिंग की तरफ जाते रहे, लेकिन मदरसे बैकग्राउंड का बच्चा आमतौर पे ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा है। तो जो लोग मदरसे बैकग्राउंड के हैं, ख़ासतौर पर चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, वो अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो डरते हैं कभी कभी, बहुत से मदरसे ऐसे ही मैं जानता हूँ जो नीट ही क्या है वो नहीं जानते होंगे, नीट का फुल फॉर्म उनको नहीं पता होगा वो, लेकिन कर सकते हैं वो चाहें तो। जो बच्चा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर सकता है वो ज़रूर ऐसी चीज़ें कर सकता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंसान को सबसे पहले बड़ी सोच रखनी चाहिए, उसके बाद ही उसको किसी चीज़ के लिए चलना चाहिए। मैं जब मदरसे में था, तो अगर अपने मदरसे की बात बताऊं तो मैं पिछले साल नीट की तैयारी कर रहा था, मैं 12th में था। तो 12th में मैं तैयारी कर रहा था, मैं अपने एक मदरसे के दोस्त से मिला वापस, तो उनसे मिला तो मैंने बताया कि इंशाल्लाह तुम देखना, मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इंशाल्लाह क्रैक करके दिखा दूँगा और बताऊँगा कि हाफिज़ भी कर सकता है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम गलत लाइन में आ गए हो, तुम्हें मदरसा लाइन छोड़ना ही नहीं चाहिए था, अब तुम गलत लाइन में आ गए हो, तुम्हारा नहीं होगा, लोगों की ज़िंदगी चली जाती है इस एग्ज़ाम में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने पहली बार में नहीं निकाला, मतलब अगर नॉर्मल बच्चा कोई नहीं निकालता, वो एक ड्रॉप ले लेता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने नहीं निकाला तो फिर वो लोग समझें कि एक हाफिज़ के बस की बात है ही नहीं। फिर वो लोग मुझे 1 साल और बोलते रहेंगे कि हाफिज़ नहीं कर सकता है, आलिम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि चाहे जो हाफिज़ बच्चा हो, चाहे जो आलिम बच्चा हो, आपने पहले ही उतने कोर्सेज़ देख चुके हैं। जैसे मैं अगर आलिमियत की बात करूँ, मेरे 14 सब्जेक्ट हैं और स्कूल में बात करूँ 5 सब्जेक्ट हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पहले ही उतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को अगर पास सकते हैं तो फिर ये नीट आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊँ कि जब तक आप अपने फील्ड को बड़ा नहीं करेंगे, जैसे कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे लाइन में रह जाते हैं, तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि इस ज़माने में आप ज़्यादा बड़े बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है कि मन तलबल उला सहरल लयाली, कि जो बुलंदी को चाहता है तो वो रातों को जागे। फिर तो और रातों को जागे, और ऐसी बात भी नहीं है कि इस्लाम में ये मना किया गया है कि इस दुनियावी तालीम को ना हासिल करे, जबकि कहा गया सबसे पहला वर्ड ही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो उसके लिए सबसे पहले दीन के साथ अगर दुनिया नहीं आती है तो फिर आपकी दुनिया भी किसी काम की नहीं और दीन भी किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर हम देखना चाहें कि एक आलिम वो कर सकता है, एक हाफिज़ वो कर सकता है जो नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते हैं। हम लोग ईज़िली प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझ पर उतना प्रेशर या उतनी चीज़ें वो नहीं होती है अल्लाह के करम से कि वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। मैं यही लास्ट में कहूँगा अब सारे उन बच्चों से जो कि दीनी लाइन में होते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए और दूसरों की बातों को बिल्कुल मत सुनिए और अपनी उम्मीदें अल्लाह से और ख़ुद से जोड़िए। बाकी अपने माँ बाप की तरफ देखिए, अपने घर वालों की तरफ देखिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अकेले तो जाते नहीं हैं, आप अपने माँ बाप की, घर वालों की, दादा दादी, नाना नानी, सब की उम्मीदों को लेकर जाते हैं। तो उन सब का एक बार चेहरा याद किया कीजिए कि अगर आप कामयाब होते हैं तो उनके साथ क्या होगा,
वो कैसा फ़ील करेंगे, वो प्राउड फील करेंगे। और फिर उन बच्चों का सोचिए कि जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, जो हिफ्ज़ करके आए हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन बनेंगे। आपने अभी माँ बाप की बात की, तो मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जो आपको कामयाबी मिली है, इसका क्रेडिट अब किसको एक्सक्लूसिवली देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया तो मैं इस लाइन में आ सका, और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि किसी एक को ये क्रेडिट देना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम होगा, क्योंकि अगर मैं माँ बाप को कहूँगा तो माँ बाप जितने हैं वैसे मेरे टीचर्स हैं। मेरे टीचर्स ने भी मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की, स्कूल के टीचर्स हो, चाहे कोचिंग के हो, चाहे फिर ये माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे फिर ख़ानदान के सारे लोग हों। आखिर अब तो सारे की कॉल आती है, तो वो सब कहीं ना कहीं मुझसे उम्मीद लगाए हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी दुआओं में मैं था। तो अब किसी एक की भी दुआ अगर लग जाती है, मुझे क्या पता किसकी लगी हो, शायद माँ बाप की ना लगी हो, बाकियों की लग गई, या माँ बाप की ही लगी हो, उनकी ना लगी। तो मैं किसी एक को एक्सक्लूसिव क्रेडिट तो नहीं दूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया और माँ बाप या घर वालों सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि सब ने मुझे दुआओं में याद रखा, और उसी वजह से मैं यहाँ हूँ। मुझे एक टेक्निकल चीज़ समझाइए, बहुत से लोग मालूम कर रहे हैं हम लोगों से भी, इस बार 67 बच्चों को 720 में 720 नंबर आए हैं। अब लोग हैरान, यार ऐसा कैसे हो गया, इतने लोगों को कैसे नंबर आ गया? यानी कि 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक उनकी 1 है। तो टेक्निकल मुझे समझाइए, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या होता है, कैसे हुआ ये? मैंने नीट की हिस्ट्री में, मतलब मैं नीट की तैयारी 2 साल से कर रहा हूँ 11th एंड 12th में, तो मैंने 35 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन, पूरी लिस्ट सब कुछ देख रखी है। तो नीट की हिस्ट्री में चाहे कोई भी एजेंसी अगर टेस्ट लेती है तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इतने सारे टॉपर्स आ गए। पिछली बार भी आए थे, वो 2 टॉपर्स आए, लेकिन उनका फैसला हो गया था कि कौन फर्स्ट पे रहेगा, कौन सेकंड पे रहेगा। उससे पिछले साल 1 आए, उससे पिछले 2 आए, तो ऐसे 1-2 ही रहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा एक्सपोनेंशियल बूस्ट आना, ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि अचानक से ये पीक चढ़ गया कि अचानक से 67 इतने बच्चों का 720 ले आना। ये अगर मैं कहूँगा कि बच्चे इतने पढ़ने लगे हैं तो भी सेंस वाली बात नहीं होगी, या फिर पेपर इतना इजी हो गया, क्योंकि मैंने ओवरऑल देखा है कि मॉडरेट पेपर था। पिछले साल से इजी नहीं होता, पिछले साल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। फ़िज़िक्स का पेपर लेंदी था, जैसा कि मैंने सबसे पूछा, तो इसलिए मैं इसे इजी तो नहीं कहूँगा और ना ही बच्चों को इतना अक्लमंद कहूँगा। तो ओवरऑल बात करूँगा कि टेक्निकल इश्यूज़ में मैं किसी एक को तो गलत ठहरा नहीं सकता हूँ, मैं अंदर की बातें क्या जानूँगा। लेकिन एनटीए ने जो इस बार ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन दिया है, जैसे कि बहुत सारे इन्विजिलेटर्स या स्कूल्स में, जैसे हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान और यही कुछ दिल्ली के भी वाक़यात पता चले कि वहाँ ये मिनट्स की कुछ कमी हो गई थी, जैसे 20 मिनट या 15 मिनट का बच्चों का नुकसान हो गया, कुछ के 30 मिनट, या कुछ को पूरा मतलब 2.5 घंटे दूसरा पेपर दे रखा था उन्होंने, बाद में पेपर चेंज करना पड़ा उन्हें। तो ऐसे मौके पर एनटीए बच्चे कोर्ट में चले गए। अब उनके फैसले के लिए कोर्ट में दिया गया कि उन पर नॉर्मलाइजेशन लगा दिया जाए, कि उनको जितने मिनट का लॉस हुआ है, तो जैसे नीट में जनरली 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर लेता है बच्चा, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, तो 4 मिनट तो 4 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो 4 × 4 16 हो गए। तो अगर 4 मिनट लॉस हुआ या 5 मिनट लॉस हुआ तो 5 × 20, तो 20 मार्क्स उसको फ्री में मिल गए। तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उसकी इफ़िशियंसी या ये सब चेक करके उसे उतने बोनस मार्क्स, जैसे एक बच्चे के 660 आ रहे थे, उसे 720 दे दिए, 60 मार्क्स का बोनस। कुछ बच्चों के, मतलब एनटीए ने अभी ऑफिशियली रिलीज़ किया कि 1500 बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो अगर किसी का 500 होगा 600 हो गया, किसी का 550 तो 650, किसी का 600 तो 700, किसी का 660 से अगर आगे है, 660 से आगे है तो 720 तो उसका कंफर्म हो गया, क्योंकि उसे ग्रेस मार्क्स मिले। अगर उसका कुछ मिनट भी लॉस होगा उसे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और क्या पता कि आगे के ग्रेस मार्क्स, मतलब जिसके वो दे रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन सही ही करते हैं, वो ये भी तो सही बात नहीं थी। तो ग्रेस मार्क्स को हटा दें अगर, तो वापस से ये जो 67 टॉपर्स है, ये वापस से उसी ट्रेंड पे आ जाएंगे जिस ट्रेंड से हमेशा से नीट रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये बात मानी जाएगी, मतलब कि ऐसे 67 को रहने दिया जाएगा, या 650 इतनी मेहनत से बच्चों के आते हैं, या 600 अबव लाने में इतनी मेहनत लगती है और इतने ड्रॉप्स लगते हैं। मैंने देखा 12th अटेम्प्ट है एक बच्चे का, 2012 से तैयारी कर रहा है
और 12th अटेम्प्ट है बेचारे का 640 आ रहे हैं। अब उसका तो ये साल बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि इनके ग्रेस मार्क्स की वजह से। अगर ग्रेस मार्क्स ये रिमूव कर देंगे तो वापस से जो बच्चे जितने एलिजिबिलिटी उनकी क्राइटेरिया है तो वो सारे बच्चे वापस से उसी पर आ जाएंगे। यही टेक्निकल इश्यूज़ है कि सबको ग्रेस मार्क्स दे दें। मुझे ये बताइए, इस बार के बारे में बात करें अगर, तो कितने नंबर बच्चों ने लाए होंगे तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? मतलब अच्छा मतलब ये है कि सस्ते में वो MBBS कर जाएंगे गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेज में। कितना नंबर लोगों ने लाया होगा तो उनको मिल सकता है? वैसे हमेशा से मैं कहूँगा कि रिस्पेक्टेड मार्क्स जो है, जैसे इस बार भी 650 अबव ले आए कोई बच्चा तो रिस्पेक्टेड बिल्कुल अच्छे से कॉलेज में आराम से रह सकता है। और आराम से रहने का मेरा मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि एक 630 लाने वाला बच्चा अगर कट ऑफ क्रॉस कर चुका है तो गवर्नमेंट MBBS सीट तो उसे भी मिलेगी, चाहे किस तरफ भी मिले, लेकिन आराम से वो भी रहेगा। क्योंकि MBBS की सीट है, गवर्नमेंट है, तो ज़्यादा फीस तो लगेगी नहीं। मैक्सिमम 1 लाख पर ईयर लग सकती है, तो 5 लाख पूरे MBBS का लग जाएगा। और जनरली देखा जाता है 5 to 10,000 या 50,000 तक लगते हैं गवर्नमेंट MBBS के। तो ये सारे जो MBBS के फ़ीस हैं तो कट ऑफ पार करने के बाद सब रिस्पेक्टेड है, लेकिन 650 प्लस जिनका रहता है वो हमेशा सेफ साइड। इस बार भी अगर टेक्निकल इश्यूज़ हैं फिर भी 650 प्लस वालों को, 660 प्लस वालों को बिल्कुल सेफ़ है, वो उन पे कोई आँच नहीं आएगी। बस रैंक उनकी ज़रूर कम हो गई, लेकिन उनको ये सब की बात की टेंशन नहीं है, ये कॉलेज नहीं मिलेगा, ये वो सब बिल्कुल ठीक है। आप जामिया में भी थे, तो मुझे एक तो जामिया के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए, उस दौरान आपका क्या रहा, एजुकेशनल आपकी एक्टिविटीज़ क्या रही, और दूसरे क्या जामिया में तालीम हासिल करने का भी कुछ फ़ायदा मिला आपको? जामिया कहीं ना कहीं 9th के बाद मेरा सपना ही रहा था कि 9th में मेरा जामिया में हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा 9th और 10th ऑनलाइन गुजर गया था। तो मैंने ऑनलाइन की दुनिया में सोचा था कि जब ऑफ़लाइन होगा तो मैं ज़रूर इसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस लाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11th में जितनी भी चीज़ें हुई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई थी, चाहे जितने भी एक्टिविटीज़ बाहरी स्कूल्स के हुई, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, मैंने उन सब में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह किसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे मैं हर एक में आया हूँ। और उसके साथ साथ नीट की तैयारी, नीट के टेस्ट, और 12th में आकर मैंने इंटर स्कूल कंपटीशन था पूरे दिल्ली का, उसमें मैं फ़र्स्ट अवार्ड जीता। और उसके साथ साथ 12th में मैं हेड बॉय रहा था, उसके वाइस हेड बॉय रहा था। तो 12th में और भी बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ रहीं, उन सब में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया हूँ। और ऐसे पार्टिसिपेट करता कि मुझे टीचर्स बोल रहे थे कहीं तुम अपनी पढ़ाई को तो साइड में नहीं रख रहे हो, कहीं पढ़ाई तो नहीं करो। तो मैंने बोला कि नहीं, पढ़ाई मेरे लिए हमेशा टॉप पे है, लेकिन मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से पढ़ाई बर्बाद हो जाती है या वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं जो इस सब फील्ड में जाते हैं, तो मैं ये गलत प्रूव करना चाहता था कि नहीं, वो भी पढ़ सकते हैं। बस ये सब चीज़ें, एक्टिविटीज़ या स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की लाइफ में काम आए। फाइनली नीट का एग्ज़ाम देने से पहले भी बहुत लोग टेस्ट देते हैं बहुत सारे, तो क्या आपने भी इस तरह बहुत सारे टेस्ट दिए थे? नीट की जर्नी में मैंने अभी पहले ही कहा था कि आप कोचिंग ना करें या करें ना करें, बट सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। कोई एक बुक पकड़ लें, जैसे कि एक मशहूर बुक DC पांडे या फिर JEE के लिए SC वर्मा या जो भी बुक्स आती हैं, आप एक बुक पकड़ लें और उसे बिल्कुल फिनिश कर दें। NCERT बायो के लिए उसे आप बिल्कुल फिनिश कर दें, शॉर्ट नोट्स बनाएं उसके, ताकि आखिरी के दिनों में बहुत काम आते हैं वो शॉर्ट नोट्स। और पढ़ने के लिए एक रूटीन बनाएं और अपने टाइम को नहीं देखें कि हम कितना पढ़ रहे हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जबकि इतना बना ले कि हमें इतना पढ़ना है एक दिन में। मैं आखिरी के दिनों की बात बताऊं तो आखिरी के दिनों में मैं ये समझ लेता था कि मुझे ये बुक आज फिनिश करनी है पूरी 11th की, तो मैं उस बुक को जब तक फिनिश नहीं कर लेता तो मैं नहीं उठता था। अगर किसी दिन जल्दी पढ़ लिया अपना टारगेट तो मैं आराम से सो रहा हूँ। अगर किसी दिन लेट पढ़ा, कि किसी दिन लेट हो गया अपने टारगेट को पूरे करने में, तो मैं उस दिन सोता ही नहीं था। कभी कभी 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते, मैं सोता नहीं था। कभी 4 घंटे की नींद, कभी 3 घंटे की नींद, लेकिन अपने टारगेट को पूरा करता। चाहे कितनी भी कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं रहा, लेकिन रात में आकर मैं जब तक उस टारगेट को नहीं पूरा किया तब तक मैं फिर सोया नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही बोलूँगा कि मोटिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेटेड। और चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन टेस्ट ज़रूर देते रहें। ऑफलाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो लास्ट के 20 दिनों में मैंने 17 टेस्ट दिए थे, 17 टेस्ट दिए थे। और अगर एक टेस्ट में 200 क्वेश्चंस होते हैं
तो 17 इंटू 200 तो 3400, मतलब ऑलमोस्ट 3000 क्वेश्चन मैंने सिर्फ 20 दिन में किए थे। और अगर मैं 2 साल की बात बता लूँ तो हर हफ्ते एक टेस्ट। इससे तैयारी में मदद मिलती है हाँ, इससे बहुत ज़्यादा तैयारी में, मतलब कि आपको पता चलेगा कि नीट पूछना क्या चाहता है, नीट कैसे पूछता है। फिर वो जो प्रेशर होता है आपको नीट वाले दिन का, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँगा कि मैं उस दिन जब गया तो मुझे कोई प्रेशर ही नहीं था। मैं आराम से अंदर गया और आराम से अंदर बैठ के ऐसे लगा कि मैं हंसते हुए गया, हंसते हुए वापस आ गया। तो ये इसलिए क्योंकि मैं उससे एक दिन पहले भी टेस्ट दिया, उससे एक दिन पहले भी टेस्ट दिया, तो मुझे टेस्ट देने की ऐसी आदत हो गई थी कि मुझे लग रहा था ये भी मेरा एक मॉक टेस्ट ही है। तो मैं इन्विजिलेटर से पूछ रहा था कि और क्या हाल ये वो, तो मैं उनसे ही बात करने लगा था क्योंकि मेरे टाइम बच गए थे। तो अपनी स्ट्रेटजी हमेशा क्लियर रखनी है कि हमें इस स्ट्रेटजी से करना है। अपनी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के दिन नहीं बदलनी चाहिए। हमेशा अपनी कमियों को देख के अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारी यहाँ गलती हो रही है। और दूसरे चाहे जो भी बोले, उनकी बातों को सुनना है। अगर अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कर लें, ना अच्छी लगे तो उन्हें जवाब दिए बिना आप चल सकते हैं। अब आप ये सोचने लग जाएं कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, जबकि मैं अगर सही बातों में बताऊं तो जो लोग ड्रॉप लेते हैं, मैं इस पर कुछ खुले नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप थर्ड ड्रॉप से ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका 12th, फिर उसके बाद एक और, फिर थर्ड, अगर आपका थर्ड में नहीं हो रहा है तो मैं कहूँगा आप लाइन चेंज कर लीजिए, क्योंकि फिर आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। क्यों MBBS सब कुछ नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं इस इंडिया में। CUET दें, आप इधर JEE में जाएं या फिर कहीं भी जाएं, लेकिन MBBS एक नहीं है। BU MS BH MS बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और बहुत रिस्पेक्टेड कोर्सेज़ हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा 10 साल 12 साल अगर एक बच्चा एक एग्ज़ाम के लिए दे रहा है, तो अगर वो एंट्री कर भी लेता है तो फर्स्ट ईयर में उसका क्या होगा MBBS के, या फिर नीट PG में क्या होगा, या अगर वो डॉक्टर बन भी जाता है तो फिर पेशेंट्स के लिए उसकी अट्रैक्शन और वो कैसे वो करेगा, इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा वो उन लोगों से। इसलिए मैं कहूँगा 3 ड्रॉप मैक्सिमम ले, उसके बाद छोड़ दे। अगर आपके साथ बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है तो 4th ड्रॉप ले लें, लेकिन 4th ड्रॉप के बाद अगर आप एक भी ड्रॉप ले रहे हैं, चाहे कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो फिर मैं कहूँगा आप अपनी लाइफ को ही रिस्क पे डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी ज़िंदगी है, उसमें भी आप 5 साल अगर इसमें डाल देंगे, वो भी एक नीट UG जो मेडिकल लाइन का सबसे ईजी एग्ज़ाम है, तो फिर मैं कहूँगा आप ड्रॉप लेकर न केवल अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, बल्कि जो बच्चे ये 25 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे बढ़ रहे हैं, वो आपकी वजह से ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ड्रॉप लेते जा रहे हैं। तो जो एक 12th वाला इतनी मेहनत करके अपनी सीट पाना चाह रहा है, आपकी वजह से उसकी सीट ब्लॉक हो रही है। 7 साल में अगर हर साल 100 मार्क्स भी बढ़ाता रहे तो भी 7वें साल 600-700 मार्क्स आ जाएंगे। फिर मैं उसे क्या कहूँगा कि वो अच्छे मार्क्स हैं, या फिर उसकी एज देख कर के वो बुरे मार्क्स हैं। और मैं ऐसे टीचर्स को भी बोलूँगा कि जो लोग ये प्रमोट करते हैं कि अटेम्प्ट लेते जाओ, तो ये आपके साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि उनको तो दोबारा पैसे मिल, लेकिन आपकी ज़िंदगी के साथ जो हो रहा है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, मान लिया कुछ गलती रह गई आपकी 12th के साथ, आप तैयारी नहीं कर सके। सेकंड अटेम्प्ट हो गया, मान लिया आप कुछ इधर उधर चले गए। थर्ड अटेम्प्ट में अगर नहीं हो रहा आपका, और फिर कोई टीचर आकर बोल रहा है कि नहीं ले लो, अटेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा, तो मैं कहूँगा मत लीजिए। आपके ज़िंदगी के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। और अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो फिर आप नीट लाइन में ही गलत लाइन में हैं। इसलिए यही बोलूँगा कि ड्रॉप से बचें, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस खुद समझें कि अगर 1 साल 1 मिनट भी आप वेस्ट करते हैं तो फिर मतलब अगर आप 1 मिनट वेस्ट कर रहे हैं तो नीट देते हुए आपको उस मिनट की अहमियत पता चलेगी कि काश आपने वो पढ़ लिया होता। मैं नीट के बीच में बैठा हुआ था, मैं जब क्वेश्चन देखता था मैंने देखा कि ये उस मॉक टेस्ट में किया मैंने, ये वाला उस मॉक टेस्ट में किया, ये क्वेश्चन उधर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने एक्सपीरियंसेस थे मॉक टेस्ट के कि मुझे क्वेश्चंस याद थे। मैं कहूँगा कि अपने 1-1 मिनट की इम्पोर्टेंस समझें। मोबाइल ये सब है, आप इंटरटेन के लिए कुछ देर ज़रूर यूज़ करें, मैं नहीं कहूँगा। मैंने अपने पूरे जर्नी को इसी बात को प्रूव करने में लगा दिया कि हाफिज़ कर सकता है, एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाला कर सकता है। मेरे मोबाइल में गेम्स हैं, अगर आप देखें तो मैं 1 घंटा 2 घंटा गेम्स खेल लेता हूँ, रोज़ खेलता था। मैं नीट के लास्ट डे खेल के गया हूँ। तो इससे माइंड को तो थोड़ा इंटरटेन करें, आपको जो पसंद है वो करें, लेकिन अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस, अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें आएँ, और अपनी पढ़ाई का जो एक गोल बना ले कि इतने दिन इतना करना है तो वो करें। उसके करने के बाद ही आप सोएं, उससे पहले आप ना सोएं। गेम वेम छोड़ दें सब कुछ, लेकिन अगर आप वो गोल पूरा कर ले रहे हैं फिर आप खेलें गेम,
अपने माइंड को इंटरटेन करें, फिर सोते रहें आप, जो करना है, बट अगले दिन फिर गोल बनाएं और उस गोल को पूरा करें। और हर गोल आने वाले गोल मतलब हर आने वाला गोल पहले के गोल से बड़ा होना चाहिए और डिफ़िकल्ट होना चाहिए, ताकि आपका लेवल बढ़ता रहे। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि इस लाइन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, आपको हर एक के लिए माइंड से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। बहुत से लोग मिलेंगे बोलने वाले कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। रात में जब आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप सोचेंगे कि कोई आकर मदद कर दे, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो इन सब को आपको डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ती है, और जो इन सब को झेलता है वही अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कामयाब होता है। दोस्तों, ये थे सालेह हयात। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं अगर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है तो उसकी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। सालेह हयात ने ये साबित कर दिया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने तो पहली बार स्कूल ही 9th में जाकर देखा, इससे पहले ये मदरसे में थे। इनकी दूसरी खूबी ये है कि ये हाफिज़ हैं, तो कोई मदरसे का बच्चा भी, हाफिज़ बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। पहले ही बना है और अब इन्होंने 685 नंबर लाकर अब ये साबित कर दिया है कि ये भी इंशाल्लाह एक बेहतरीन डॉक्टर आने वाले दिनों में बनेंगे। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से मेरा टारगेट मदरसे के बच्चे हैं, चूँकि ख़ुद मदरसे बैकग्राउंड के हैं, तो मदरसे के जो बच्चे चाहते हैं कि मैं मेडिकल में जाऊँ, तो वो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, गौर से देखें, अब वो भी वैसे ही तैयारी करें जैसे इन्होंने की है, ताकि आपका ये मकसद पूरा हो सके और आप भी अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें।